नमस्कार। आज मैं आपके सामने नर्वस सिस्टम का लास्ट टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। तो अब इसके बाद मेरा नर्वस सिस्टम खत्म हो जाएगा एंड मैं एंडोक्राइन सिस्टम के साथ शुरू करूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो जिसने भी नहीं किया है तो प्लीज सी ऑल द वीडियोस एंड नेक्स्ट लेक्चर तक पूरा नर्वस सिस्टम आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्पाइनल कॉर्ड करते हैं हम आज। तो स्पाइनल कॉर्ड में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग। उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग सेम है जो ब्रेन में थी, दैट इज मेनिंजेस। तो स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्टिव कवरिंग भी मेनिंजेस है और ब्रेन की प्रोटेक्टिव कवरिंग भी मेनिंजेस है। अब ये मेनिंजेस 3 सब लेयर्स थी, याद है आपको डैप सिखाया था, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइडमेटर, पाइमेटर। और इन 3 लेयर्स में 2 सब स्पेसेस थे, दैट इज सब ड्यूरल स्पेसेस, सब एरेक्नोइड स्पेसेस। और उन 2 स्पेसेस में क्या था? फ्लूइड था। क्या नाम था उस फ्लूइड का? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के 2 फंक्शन थे, एक तो नरिशमेंट देता है स्पाइनल कॉर्ड को भी और ब्रेन को भी। तो जितने भी रेस्पिरेटरी गैसेज है, न्यूट्रिएंट्स है, वो सब अपने स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक कौन लेके जाता है? अपना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड देता है नरिशमेंट। और दूसरा वो शॉक प्रूफ कुशन के जैसे एक्ट करता है, ठीक है। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्पाइनल कॉर्ड में, बहुत बार 1 मार्क में पूछा है, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। अब मैंने ब्रेन में क्या सिखाया था? ग्रे मैटर बाहर और व्हाइट मैटर अंदर, ये अरेंजमेंट थी। यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में रिवर्स अरेंजमेंट है, व्हाइट मैटर आउटसाइड। सी डायग्राम में देखो, व्हाइट मैटर बाहर की तरफ है और ग्रे मैटर अंदर है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तीसरा इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका लोकेशन, एक्सटेंशन। तो स्पाइनल कॉर्ड का कहाँ क्या लोकेशन है? वो यहाँ अपना मेडुला से लेके सेकेंड लंबर वर्टिब्री तक पूरे वर्टिब्रल कॉलम से एक्सटेंड होके वहां तक एक्सटेंड करता है, फ्रॉम मेडुला अप टू सेकेंड लंबर वर्टिब्रा और वर्टिब्री, ठीक है। ओके, सो अभी स्पाइनल कॉर्ड का ये डायग्राम है। ये क्या है? ये बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन है या बटरफ्लाई शेप्ड पार्ट है और बीच में इसके एक कैनाल है जिसका नाम सेंट्रल कैनाल है। 1 मार्क में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द कैनाल प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड। सो इट इज सेंट्रल कैनाल। दूसरी चीज, इसमें व्हाइट मैटर बाहर है, ग्रे मैटर अंदर की तरफ है, ठीक है। तो ये मेरा स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम हो गया। सेकेंड चीज जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। अब स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन जितने भी हमारे रिफ्लेक्सेस हैं, जितने भी हमारे रिफ्लेक्स एक्शन हैं, उसमें से 95% हमारा स्पाइनल कॉर्ड हैंडल करता है। ओनली फ्यू इंपॉर्टेंट 4 to 5% हमारा ब्रेन हैंडल करता है, नहीं तो बाकी सब अपना स्पाइनल कॉर्ड करता है। तो सबसे पहला जितने भी रिफ्लेक्सेस बिलो द नेक है वो स्पाइनल कॉर्ड करेगा। सेकेंड जो स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन है, रिसेप्टर से जो भी इंफॉर्मेशन अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके आएगा वो भी स्पाइनल कॉर्ड थ्रू सेंसरी न्यूरॉन लेके आएगा। और जो भी यहाँ पे हुआ, जो भी इंटरप्रिटेशन उसकी जो भी हुआ, जो भी रिफ्लेक्स आया, उसका जो भी इंटरप्रिटेशन हुआ वो मोटर न्यूरॉन बाहर इफेक्टर्स को देता है। तो ये सब चीजें कौन करता है? अपना स्पाइनल कॉर्ड। अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको रिफ्लेक्स आर्क का स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन सिखाया था, याद है? स्टिमुलस, फिर रिसेप्टर्स, सेंसरी न्यूरॉन, अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर आपका मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर्स। ये मैंने आपको स्कीमेटिक बताया था एंड देन फाइनली द रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे मैंने डायग्राम से आपको समझाया है। अब यहाँ पे देखो रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स क्या करेंगे? दे एक्वायर द इंफॉर्मेशन। सो रिसेप्टर्स ने एक्वायर किया, तो और यहाँ पे ये मैंने स्किन दिखाया है, स्किन ने ले लिया। अब स्किन के पास क्या है? सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन अंदर लेके जाएंगी और अंदर कहाँ लेके जाएंगे? अपने स्पाइनल कॉर्ड में। अब स्पाइनल कॉर्ड के पास एक और स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन है, उसको बोलते हैं एसोसिएशन न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन। आपने रिले रेस के बारे में सुना है। तो हम रिले रेस में क्या करते हैं? एक रनर, 4 रनर होते हैं, लेट से 400 मीटर में 100 मीटर की रनिंग करता है। तो जो फर्स्ट रनर है उसके पास बैटन है, वो आपके सेकंड रनर को देगा, सेकंड थर्ड को देगा और थर्ड फोर्थ और फिर फोर्थ अपना रेस कंप्लीट करेगा। तो फर्स्ट और फोर्थ का कोई लिंक नहीं है, सेकंड और फोर्थ का भी कोई लिंक नहीं है, फर्स्ट और थर्ड का भी कोई लिंक नहीं है, बट वो लिंक बना रहे हैं 1 2 3 4 ऐसे ऐसे। यहाँ पे है रिसेप्टर्स इफेक्टर्स का कोई लिंक नहीं है, बट रिसेप्टर्स के पास सेंसरी न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन अंदर एसोसिएशन न्यूरॉन के पास इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, एसोसिएशन न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन को देगा और मोटर न्यूरॉन फाइनली इफेक्टर्स अपने मसल्स को देगा। तो एक आपका
रिले रेस के जैसे हो गया। सो दीज आर रिले न्यूरॉन्स और एसोसिएशन न्यूरॉन। ये क्या करेंगे, जो भी सेंसरी न्यूरॉन कोई भी इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है उसको इंटरप्रेट करेंगे और वो मोटर न्यूरॉन को देगा। मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को इफेक्टर्स के पास लेके जाएगा। इफेक्टर्स क्या है, आपके मसल्स एंड ग्लैंड्स, मसल्स या ग्लैंड जो भी है, और वो इफेक्टर फिर आपको रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई देगा। अब जैसे मान लो किसी ने मुझे हैंड पे पिंच किया या मेरा हाथ पकड़ के किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे लगा दिया, तो ये हॉट ऑब्जेक्ट या पिंचिंग क्या है, ये आपके स्टिमुलस हैं। उस स्टिमुलस को कौन लेगा, आपके रिसेप्टर्स। अभी यहाँ पे मेरा स्किन ले रहा है तो मेरा रिसेप्टर ले रहा है वो। तो जैसे ही मेरे स्किन के पास क्या स्पेशल चीज़ है, सेंसरी न्यूरॉन है, वो भागा भागा कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास इंफॉर्मेशन लेके, अरे हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ लग गया है, कुछ करो, ब्रेन कुछ करो, स्पाइनल कॉर्ड कुछ करो। स्पाइनल कॉर्ड सोचेगा कि ब्रेन को क्यों दुखी करूं मैं, छोटा सा काम है ये तो स्पाइनल कॉर्ड अपने एसोसिएशन न्यूरॉन को एक्टिव कर देगा। और कैसे करेगा एक्टिव, थ्रू अ फिनोमिनन साइनेप्स, जो मैंने पहले सिखाया था। और फिर ये सेंसरी न्यूरॉन एसोसिएशन न्यूरॉन के पास फटाक से वो इंटरप्रेट करके मोटर न्यूरॉन को दे देगा। और मोटर न्यूरॉन किसको देगा, आपके मसल्स या इफेक्टर्स को, जो आपके हैंड में, और आप अपना हाथ को विड्रॉ कर लोगे। कितना जल्दी आपने हॉट ऑब्जेक्ट पे लगाया, फटाक से हटा लिया। दिस फुल थिंग इज योर रिफ्लेक्स एक्शन। इट इज सडन, ऑटोमेटिक, इमीडिएट, involuntary response to the stimuli. Very important for 1 mark. What is reflex action? समझ आ गया ये अच्छे से, बहुत इजी है, इट्स नॉट एट ऑल टफ। अभी यहाँ पे अभी हम एक छोटी सी डिक्टेशन लिख लेते हैं पहले, और फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेके जाऊंगी। आप रिसेप्टर्स लिखो, इफेक्टर्स लिखो, स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, सेंट्रल कैनाल, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर। इतना ही है, इजी है सारे वर्ड्स, कोई भी वर्ड टफ नहीं है। एक लंबर वर्टिब्री लिख लेना, व्हेन दे आस्क लोकेशन, तो लंबर और वर्टिब्री दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सेकेंड थिंग, सीबीएसई में बहुत बार ये 3 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्ट ड्राइंग पूछी है, तो प्लीज प्रैक्टिस द डायग्राम। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं। ये पूरा बटरफ्लाई शेप जैसा दिखना चाहिए, और बस ये आंख है, एक आपका अंदर आ रहा है, एक आपका बाहर जा रहा है, बस। 5 मार्क में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है इसमें एग्जामिनर। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सी मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है और इधर से मैंने रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स दिखाए हैं। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, इसको उल्टा कर देगा, इसको डायग्राम को उधर बनाएगा और रिसेप्टर्स इफेक्टर्स यहाँ दिखाएंगे, तो बच्चे उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा अंदर है कौन सा बाहर है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसमें एक चीज़ और करता है, एक तो ब्लैक एंड वाइट डायग्राम देता है वो, और कभी कभी उसने क्या किया है, इफेक्टर को ऊपर लिख दिया, रिसेप्टर को नीचे लिख दिया। बच्चे वहाँ भी कंफ्यूज, बच्चों को ना वो ऐसा रटा हुआ है कि रिसेप्टर्स तो ऊपर ही होंगे, इफेक्टर्स नीचे होंगे, और एक बार आपने लेबलिंग किया तो सब लेबलिंग रॉन्ग होएगा। आपका सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन का भी लेबलिंग रॉन्ग होएगा, उसमें उल्टा हो जाएगा। क्योंकि तो आपको उधर क्या चीज़ ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको एरो का डायरेक्शन देखना है। अगर एरो का डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रहा है तो ऑब्वियसली इट विल बी रिसेप्टर्स। वाई? क्योंकि रिसेप्टर ही तो एक्वायर करते हैं ना स्टिमुलस को। अब जैसे टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट मैंने बताया था, तो हॉट ऑब्जेक्ट क्या हुआ, स्टिमुलस। किसने लिया, मेरे रिसेप्टर्स ने लिया। कहाँ जाएगा, अंदर। तो ये हमेशा रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन अंदर जाएगी, तो जहां पे भी एरो अंदर की तरफ दिखाए हैं वो हमेशा रिसेप्टर होएगा, और जहां पे भी एरो बाहर की तरफ दिखाए हैं वो हमेशा इफेक्टर होएगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज मैंने यहाँ पे ये रिसेप्टर और इफेक्टर नहीं लिखा है, और मैंने आपसे पूछ लिया विच इज रिसेप्टर विच इज इफेक्टर, तो मैं क्या करूंगी, मैं सिर्फ एरो देखूंगी। ये मेरा एरो अंदर की तरफ आ रहा है तो ऑब्वियसली ये मेरा रिसेप्टर हो गया, और ये मेरा एरो बाहर की तरफ आ रहा है, जा रहा है ऐसे, तो ये मेरा इफेक्टर हो गया। सो दिस इज द 5 मार्कर क्वेश्चन। लेबलिंग पूछ सकता है, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन पूछ सकता है, अरेंजमेंट ऑफ व्हाइट ग्रे मैटर पूछ सकता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग पूछ सकता है, फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पूछ सकता है। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो उसने नॉर्मली पूछा है। सेकेंड थिंग, इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम खत्म कर लिया, ब्रेन करवा दिया मैंने, स्पाइनल कॉर्ड करवा दिया। अभी मेरा सोमेटिक नर्वस सिस्टम बचा। सोमेटिक नर्वस सिस्टम में 2 टाइप की नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व कितनी है, 12 पेयर्स। स्पाइनल नर्व कितनी है, 31 पेयर। क्रेनियल नर्व इमर्जेस फ्रॉम ब्रेन, स्पाइनल नर्व इमर्जेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। अभी क्रेनियल नर्व में 3 एटलीस्ट याद रखो। 1 इज ऑल्फैक्टरी विच इज फॉर नोज, सेकेंड इज ऑप्टिक नर्व for eye, and third is auditory nerve which is for
हेयरिंग, दैट इज इन द ईयर। सो ये 3 याद रखो। और स्पाइनल नर्व्स कितनी है? 31 पेयर्स, काउंटिंग याद रखो। 8 इन द नेक रीजन, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacrum, 1 coccyx. So 8 plus 12, 20, 5, 5, 30 and 1, 31. So 31 pairs. ये आपके स्पाइनल नर्व होगी। Each spinal nerve is a typical mixed nerve. हर एक स्पाइनल नर्व मिक्स्ड नर्व है। मतलब क्या है उसका? उसमें दोनों फाइबर्स होंगे, सेंसरी भी और मोटर फाइबर्स भी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में, ट्रू फॉल्स में बहुत बार पूछा है। ओके, एंड द थर्ड इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के वापस से 2 डिवीजन है। क्या क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अभी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? आपकी बॉडी के एक्शन के लिए करेगा। आप सपोज मान लो मैं कहीं जा रही हूँ, जंगल में जा रही हूँ लेट से, और सामने से लायन आ गया, तो मैं क्या होगी? मेरी तो पहले तो पैल्पिटेशन बढ़ेगी, और सबसे पहले क्या करूँगी? मैं भागूंगी ना वहाँ से। सो जो ये मैं भाग रही हूँ, इसमें मेरी बॉडी को प्रिपेयर कर रहा है। वो कौन प्रिपेयर कर रहा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जब मैं भागती रहूंगी, एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब मैं काम हो जाऊंगी, या तो मुझे खा जाएगा शेर, या फिर वो कहीं मैं इधर उधर छुप के अपने आप को बचा लूंगी। तो जब मैं बचाने के बाद जो मेरी कामनेस आएगी बॉडी में, दैट इज माई पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर्स योर बॉडी फॉर द एक्शन, whereas parasympathetic calms your body down, relaxes। तो एक बार आपकी पैल्पिटेशन बढ़ाएगा, दूसरा आपको रिलैक्स करेगा। एक आपकी डायलेशन करेगा प्यूपिल के लेट से, दूसरा कंस्ट्रिक्शन करेगा। नहीं तो क्या होता? एक चीज बढ़ती रहती है, एक्सेलरेट होता रहता, तो फिर क्या होता? कुछ नहीं होता ना। एक को काम भी तो होना चाहिए ना। सो दे वर्क एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर बोलते हैं इसको, या ऑपोजिट टू ईच अदर। एंटागोनिस्टिक मीन्स ऑपोजिट, एक चीज बढ़ा रहा है तो दूसरा उसको काम करेगा या घटा रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करता है। ओके, सेकंड एंड लास्ट पार्ट इज रिफ्लेक्सेस, काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्सेस। अभी हमारी बॉडी में 2 टाइप के रिफ्लेक्सेस होते हैं। क्या क्या है? फर्स्ट इज इनबॉर्न और इनहेरिटेड, एंड सेकेंड इज एक्वायर्ड और कंडीशनड। इनबॉर्न और इनहेरिटेड क्या है? जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, वो इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस लेके आया, खुद से सीख के आया अंदर से, पहले से ही। वो क्या क्या है? जैसे कफिंग है, स्नीजिंग है, वॉमिटिंग है, ठीक है, आपका स्वॉलोइंग है। जैसे आप बच्चे को खाना खिलाते हो तो उसको आप स्वॉलोइंग नहीं करना सिखाते ना, उसको कैसे खाना निगलना है वो आप नहीं सिखाते, बच्चे को खुद से ही आता है निगलना। ठीक है, फिर ब्लिंकिंग है, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, वो भी हमें खुद से ही। अब जैसे मेरे को ऐसे करेगा तो मैं खुद से ही ब्लिंक करूंगी, मुझे किसी ने सिखाया नहीं, बच्चा बचपन से ही ब्लिंक करता है। तो वो ये क्या चीजें हैं आपके? इनबॉर्न और इनहेरिटेड, जो हम पहले से ही सीख के आए हैं, वो रिफ्लेक्सेस। सेकेंड काइंड ऑफ रिफ्लेक्सेस क्या है आपके? एक्वायर्ड या फिर आपकी कंडीशन रिफ्लेक्सेस, जो आपको सिखाया जाता है। अब जैसे पैवलोव ने सिखाया था, ही कैरिड एन एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग, पैवलोव्स डॉग एक्सपेरिमेंट फॉर कंडीशन रिफ्लेक्स। उसने क्या किया? उसने डॉग की ट्रेनिंग करी। उसने पहले घंटी बजाई और फिर डॉग को खाना दिया, फिर से घंटी बजाई, फिर खाना दिया। 15 दिन तक लगातार ऐसे करता रहा। घंटी बजाई, खाना दिया, घंटी बजाई, खाना दिया। 15वें दिन क्या हुआ? डॉग उसके लिए कंडीशन हो गया, उसको पता है हाँ घंटी बज रही है, अभी मुझे खाना मिलेगा। तो जब आपको उसको अब खाना देख किसी, जब हमारा कोई फेवरेट फूड होता है तो हम सेलिब्रेशन करते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया? उसने पहले घंटी बजती थी, खाना देख के उसको सेलिब्रेशन होता था डॉग को, लेकिन बाद में वो कंडीशन हो गया। जस्ट रिंगिंग ऑफ अ बेल ने उसको सेलिब्रेशन किया, विदाउट सीइंग फूड। उसने खाना देखे बगैर उसको सेलिब्रेशन हुआ। अब जैसे मान लो मुझे कोई चीज़ बहुत फेवरेट है, अगर मैं सिर्फ उसको इमेजिन करूंगी तो आई विल स्टार्ट सेलिब्रेटिंग। तो वो आपका कंडीशन रिफ्लेक्स है, वो मैंने चीज़ें खाई है, वो मेरी फेवरेट हो गई है, उसके बाद वो मैंने एक्वायर कर लिया है। तो दीज आर एक्वायर्ड और कंडीशन रिफ्लेक्सेस, जिसके लिए आपको प्रायर ट्रेनिंग चाहिए। जैसे टाइंग ऑफ ए शू लेस, हम बच्चे को सिखाते हैं ना शू लेस कैसे बांधना है, हम गिटार सिखाते हैं, हम पियानो सिखाते हैं, हम ये भी सिखाते हैं कि कोई बड़ा आए तो नमस्कार करना, या टीचर आए क्लास में तो आपको खड़े होके स्टैंड अप होके उनको विश करना होता है। ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो दीज आर कंडीशन रिफ्लेक्सेस, ठीक है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, कंडीशनड एंड आपकी इनबॉर्न, उनका डिफरेंस पूछ सकता है, ठीक है। वो एग्जाम्पल दे सकते हैं और वो पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा कंडीशन है, कौन सा इनबॉर्न है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं वो नॉर्मली। तो आज मेरा नर्वस सिस्टम खत्म हो गया है। अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में अपना एंडोक्राइन सिस्टम
शुरू करूँगी। सो टिल देन आप इसको प्लीज़ अच्छे से करो, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे होम, मैरी क्रिसमस।